Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, we have to discuss about the today's topic is pre-formulation studies. Okay. So students, in this video we have to discuss about the physiochemical properties of drug. Okay. So let's start the video. Okay. Then अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फार्मास्यूटिकल फिजिकल फार्मास्यूटिक्स. ठीक है, सो एंगल ऑफ रिपोज लास्ट टाइम वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस कि जब फ्लो जो पाउडर का जो फ्लो है वो जब हॉपर है ये, ठीक है, हॉपर में जब वो गिरता है, ठीक है, तो वो कैसा फ्लो होता है. ठीक है, जो ये फ्लो है, ठीक है, ये फ्लो है. अब ये फ्लो जो है वो ऊपर से कोई चीज अगर गिर रही है, ठीक है, तो वो इस पैटर्न में गिरेगी. ठीक है, इस पैटर्न में. ठीक है, तो एक पहाड़ जैसा वहां पे बन जाएगा. ठीक है, तो वही यहाँ पे ये पहाड़ जैसा बना. ठीक है, अब इसको हम जो पहाड़ जैसा बना इसको स्केल की सहायता से ऊपर खींच लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे. ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम स्केल की सहायता से कितना मेजर हो रहा है वो देखेंगे. ठीक है, और जो इसका बेस है इसको भी हम आगे खींच लेंगे. ठीक है, अब इन दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो यहाँ पे एंगल बना, ठीक है, वो एंगल हमको मिल जाएगा एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, तो अब देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज के लिए. तो जो हाइट है, ठीक है, जो हाइट यहाँ पे मिल रही है हमको वो होता है, उसको हम बोलते हैं हाइट. हाइट, ठीक है, और जो नीचे जो होता है इसको हम बोलते हैं बेस. ठीक है, एक होता है हाइप और दूसरा हो गया बेस. ठीक है, और ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है, तो देखिए ये जो हमने इसको जो आगे बढ़ाया था ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन एंड दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को आगे बढ़ने से हमको जो एंगल मिल रहा है, ठीक है, दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज. ओके, सो एंगल ऑफ रिपोज ही डिसाइड करेगा कि पाउडर का जो फ्लो है वो कैसा होगा. ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज इससे हम पता कर सकते हैं अगर ये पाउडर बहुत अच्छे से फ्लो हो रहा है तो ये ज्यादा फैलेगा. ठीक है, देखिए आप अगर कोई पाउडर ऊपर से अच्छे से फ्लो हो रहा है तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा. ठीक है, अगर फ्लो उसकी बहुत अच्छी है तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा. देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से फ्लो है तो वो ज्यादा फ्लो अच्छे से हो रहा है तो ये ज्यादा फैलेगा क्योंकि तेजी से ऊपर से वो बाहर आएगा. ठीक है, ऊपर से वो फ्लो हो रहा है तो ज्यादा फैलेगा. तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी इस तरीके से बनेगा. देखिए ठीक है, इस तरीके से अगर बहुत ज्यादा फ्लो बहुत अच्छा है उसका, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा. ठीक है, और जिसका फ्लो अगर कोई पाउडर है जो धीरे धीरे रुक रुक के फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो हाइप है और ऊंचा उठते चले जाएगा. लेकिन जो साइड में है उसका जो फैलाव है वो नहीं होगा. ठीक है, जिससे ये जो है वो बहुत अच्छा फ्लो हो रहा है. ठीक है, अब इसका जो फ्लो है, जो इसका जो फ्लो है वो बहुत अच्छा नहीं है. ठीक है, रुक रुक के गिर रहा है, रुक रुक के फ्लो हो रहा है. ठीक है, और जो दूसरा वाला है वो तो बिल्कुल भी फ्लो नहीं हो रहा है, वहीं वहीं पे आके अटक जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से. तो देखिए ये आप बर्फ के एक एग्जांपल देख लीजिए. जो बर्फ के गोले वाला है, ठीक है, बर्फ के जो गोले बना के देता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, देखिए वो जो बर्फ है उसको वो घिसता चला जाता है. ठीक है, और जो बर्फ है वो ऊपर ऐसे जमता चला जाता है इधर. ठीक है, वो क्यों जम रहा है, क्योंकि उसका जो फ्लो है वो बहुत खराब है. ठीक है, क्योंकि उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा खराब है.
ठीक है। फ्लो प्रॉपर्टी, उसमें फ्लो होता ही नहीं है, फ्लो प्रॉपर्टी बहुत खराब है, ठीक है। उसी तरीके से जिस पाउडर का जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो बहुत खराब हो, उसकी ऊंचाई भी बढ़ती चली जाएगी, उसकी डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है। उसका जो फैलने का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बढ़ेगा तो वर्टिकल लाइन कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो एंगल भी कम बनेगा, ठीक है। उतना ही ऊंचा फ्लो प्रॉपर्टी उसका, उतना ही अच्छा उसका जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो होगा, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं ये हमारा 30 डिग्री का बन रहा है, जो थीटा है वो, थीटा जो है वो 25 से 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और बहुत अच्छा फ्लो है ये, ठीक है, गुड फ्लो है, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा एरिया जो है वो कैप्चर किया है वो, ठीक है। और ये जो है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये आपका 65 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये वो बैड है और ये वेरी बैड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए जितना जो उसका ऊंचाई अगर बढ़ रही है ऊपर, ठीक है, ऊंचाई बढ़ रही है तो उसका जो ऊंचाई अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस भी उसका कम होते चले जा रहा है, ठीक है। साइड का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। तो वैसे ही जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बढ़ता है, ठीक है, और वर्टिकल लाइन जो है वो कम होता है, तो जो एंगल है वो बहुत अच्छा बनेगा, यानी कि कम एंगल बनेगा, और जितना कम एंगल बनेगा उतना ही अच्छा फ्लो होगा, ठीक है। तो अब इसको बोल सकते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज इज डिसाइड द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ एनी पाउडर, इट इज एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इट इज एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन, ठीक है, ऑफ एनी हाइप ऑफ द पाउडर, ठीक है। हाइप ऑफ द पाउडर मीन्स उसकी जो ऊंचाई होती है वो, ठीक है। तो एज वेल एज हम इसको बोल सकते हैं एज वेल एज एंगल ऑफ रिपोज आर लेस, तो हम इसको बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज आर लेस, सो द फ्लो प्रॉपर्टी इज मोर गुड, फ्लो प्रॉपर्टी इज बहुत अच्छा होगा, फ्लो प्रॉपर्टी इज गुड, ठीक है। सो इसके लिए जो टेबल है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। जो टेबल है, ये टेबल और ये सारा चीज जो है आपको जो मेन पॉइंट है वही आपको एग्जाम में लिख के आना है, कोई ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, ठीक है। तो फर्स्ट जो है अगर एक्सीलेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, गुड फ्लो, ठीक है, देन फिर आता है फेयर टू पॉसिबल, मीन्स चल जाएगा, उतना भी खराब फ्लो नहीं है। उसके बाद आता है पुअर, खराब, बहुत ज्यादा खराब। उसके बाद एक्सट्रीमली पुअर, यानी एकदम कंकड़ पत्थर है, घोटी है, उससे कभी जिंदगी में टैबलेट बन ही नहीं सकता, ठीक है। इससे आप पता कर सकते हैं क्या है कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके फ्लोज के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होता है। तो एक्सीलेंट का जो है वो जो एंगल बनेगा वो है 25 डिग्री तक, ठीक है। और वहीं कार्स इंडेक्स में जो है वो 5 से 15 तक होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में फिर जो गुड है वो होता है 25 से 30 डिग्री तक, ओके। देन इसका कार्स इंडेक्स होता है 12 से 16, देन नेक्स्ट इज 30 से ऊपर 40 तक चल जाएगा, ओके, 18 से 21। देन इसके बाद पुअर जो होता है 40 के बाद अगर आया तो बहुत ही पुअर फ्लो है, आपके जो पाउडर है उसका बहुत ही फ्लो जो है खराब है, ठीक है। 50 से अगर 60 तक जा रहा है वेरी पुअर, ठीक है। देन एक्सट्रीम पुअर, यानी कि 60 से ऊपर अगर गया तो बिल्कुल भी कभी टैबलेट नहीं बन पाएगा, और इसका मोर देन 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं इस टेबल के, ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये मोर क्वेश्चंस कम्स इन जीपैट एग्जाम ड्यू टू फ्लो प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसका एंगल क्या होगा, ठीक है। तो ये नोट है आप
तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इस बल्क वाले में बचा है, दैट इज BCS क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो BCS क्लासिफिकेशन जो है ये अकॉर्डिंग टू USP होता है। ठीक है, USP मीन्स यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ओके, एंड हम लोग क्या फॉलो करते हैं? IP। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, सभी को पता है ना USP एंड IP। ठीक है, तो USP जो है सॉलिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। ठीक है, USP को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सारे जो ड्रग हैं उसके सॉलिबिलिटी और परमिएबिलिटी के हिसाब से इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इट हैज बीन कैटेगराइज 4 क्लास ऑफ ड्रग। ठीक है, BCS सिस्टम जो है वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 में डिवाइड किया गया है। लास्ट सॉलिबिलिटी चैप्टर में आपने वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, सॉलिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। ठीक है, हाई सॉलिबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, हाई सॉलिबिलिटी, लो परमेबिलिटी, लो सॉलिबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, लो सॉलिबिलिटी, लो सॉलिबिलिटी। ठीक है, इसमें जो इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं जैसे कि पैरासीटामोल है, मेट्रोपोलॉल है, कोई टेंशन नहीं, हाई सॉलिबिलिटी है एंड हाई परमेबिलिटी है। ठीक है, देन सेकेंड क्लास में आपके एसिक्लोफिनेक, डाइडिगॉक्सिन, एल्कलॉइडल ड्रग्स हैं, ये सारे आते हैं। ठीक है, एंड लो सॉलिबिलिटी, लो परमेबिलिटी में इसमें इंजेक्शन आते हैं। देखते हैं कैसे, क्यों आते हैं। ठीक है, तो USP ने एक सिस्टम डेवलप किया, क्यों किया? ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, USP ने एक सिस्टम डेवलप किया कि उन्होंने कहा कि जब हम कोई ड्रग बनाते हैं, ठीक है, उस ड्रग को हम पहली बार डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो एक चीज बड़ा कठिन होता है डिसाइड कर पाना कि उसको एक्चुअल में बनाने के लिए, एक्चुअल में जब हम बनाते हैं तो वो जो किस डोजेस फॉर्म में हम उसको बनाएं। ठीक है, एक्चुअल में वो किस डोजेस फॉर्म में वो बनेगा, ये कैटेगरी से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वो कौन सा डोजेस फॉर्म बनेगा। ठीक है, टैबलेट बनेगा, सिरप बनेगा, माइक्रो कैप्सूल बनेंगे, कैप्सूल बनेंगे कि इंजेक्शंस बनेंगे, वो हम अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो ड्रग के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके उंगली रख दिए ABCD इसमें से ये एक चुन लो तो इंजेक्शन बना देना है, या अपने किसी फ्रेंड से बोल रहे हो ये उंगली पकड़ो, ये उंगली चुनो, तो उसके हिसाब से चुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो सिरप बनेगा कि इंजेक्शन बनेगा, ये एक फिक्स पैरामीटर है, पैटर्न है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो जो USP ने ये जो सिस्टम बनाया, डेवलप किया है, उन्होंने ये जो ड्रग है इसको 4 कैटेगरी में बांटा है। तो हर ड्रग किसी ना किसी कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू सॉलिबिलिटी। तो इसमें हम देखते हैं सॉलिबिलिटी और परमेबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी के हिसाब से क्यों बांटा गया? सॉलिबिलिटी का मतलब होता है ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाके, हमारे गैस्ट्रो में, GIT में जाके, हमारे इंटेस्टाइन में जाके कितना सॉल्युबल हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम सॉलिबिलिटी के पैरामीटर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि जो ड्रग जितना घुलेगा, जितना जल्दी घुलेगा, उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही तेजी से होगा। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो परमेबिलिटी भी अच्छा होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, सॉलिबिलिटी को हम एब्जॉर्प्शन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं परमेबिलिटी का क्या मतलब है। परमेबिलिटी क्यों पढ़ते हैं? तो परमेबिलिटी मतलब वो रिसेप्टर में जाके पहुंचेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो परमेबिलिटी मतलब वो रिसेप्टर में जाके पहुंचेगा, मेम्ब्रेन को पार करेगा। ठीक है, जो ड्रग है, ठीक है, मेम्ब्रेन को पार करेगा और रिसेप्टर में जाके बाइंड होगा। ठीक है, और एक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी सॉलिबिलिटी जरूरी है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए और परमेबिलिटी जरूरी है ड्रग के एक्शन के लिए। ठीक है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए, ड्रग के एक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके बेसिस में ये डिसाइड किया गया है कि कौन किसके क्लास में आएगा, कौन कौन से क्लास में आएगा। तो पैरासीटामोल, मेट्रोपोलॉल जो है वो हाई परमेबिलिटी, इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए इसको क्लास 1 में रखा गया है। देन एसिक्लोफिनेक, ये सारे जो ड्रग हैं वो सेकंड क्लास में आते हैं। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? ये हाई सॉलिबिलिटी तो है लेकिन लो परमेबिलिटी है, तो क्या प्रॉब्लम होता है? तो हाई सॉलिबिलिटी, इनकी सॉलिबिलिटी तो हाई है, ठीक है, पर ये परमेबिलिटी लो है, क्योंकि
ये आपके सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। परमिएबिलिटी नहीं है इसलिए सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो ड्रग है वो, रीजन क्या है, तो ये डिसॉल्व तो हो जाते हैं, घुल रहे हैं पर अंदर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझिए, कोई बैरियर है या कोई गेट है, ठीक है, तो उसमें से कोई पर्सन है वो अंदर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अंदर नहीं आने का क्या रीजन हो सकता है, तो एक रीजन ये है कि वो बहुत मोटा होगा, तो वो जो गेट है वो बहुत सकरा है, वहां से वो पार नहीं हो पा रहा है। उसी तरीके से जो ड्रग के पार्टिकल हैं वो अगर लार्ज पार्टिकल हैं तो वो अंदर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो माइक्रो, अगर इस टाइप की ड्रग को हमको बनाना है तो इसके लिए हमको माइक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा, ड्रग के पार्टिकल्स के साइज को कम करना पड़ेगा या इनकैप्सुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा और परमिएबिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे कि किस क्लास में है तो वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी, लो परमेबिलिटी। अब ये वाला जो केस है इसमें आप लो सॉल्युबिलिटी भी है, लो परमेबिलिटी भी है, तो भूल के भी अगर आप इसको सॉलिड डोजेस फॉर्म या टैबलेट कैप्सूल में कन्वर्ट कर दिए तो उसकी सॉल्युबिलिटी ही नहीं है, परमेबिलिटी कहाँ से होगी। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन के फॉर्म में बना सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम इसको डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देंगे, इसलिए इसको सिर्फ इंजेक्शन ही बनाया जा सकता है। ये स्टमक में डिजॉल्व ही नहीं होगा, परमेबिलिटी भी नहीं होगी इसकी, ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी के पैरामीटर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू।